हेलो हेलो। चलो आवाज ठीक है। हाँ, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज के क्लास में, जिसमें हम बात करेंगे मानव तंत्रों के प्रश्नों की। इसमें हम हल करेंगे आपके लगभग 25 से 30 क्वेश्चन। ठीक है, पिछले 2 सेट मैं करा चुका हूं आपको, जिसमें आपने देखा है कि हमने पोषण और विटामिन और मानव तंत्र पार्ट 1 के क्वेश्चंस हमने किए थे। ओके, तो आज हम उसी कड़ी में एक और सेट ला रहे हैं मानव तंत्र ह्यूमन सिस्टम के क्विज के बारे में। तो बिना देर किए सभी लोग आ जाओ फटाफट और स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला। क्लियर? चलो देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका पहला, कि एक मनुष्य अपनी स्मृति खो बैठा है, इसके लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित हुआ? ध्यान दीजिए, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक मनुष्य है जो अपनी याददाश्त खो बैठा है, तो इसमें उसका कौन सा भाग प्रभावित हुआ है? ठीक है, मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित हुआ है? जैसे कौन सा है? मेड्यूला, प्रमस्तिष्क, डायनसिफेलान या अनुमस्तिष्क। अब देखिए, आप सभी जानिए यहां पर कि जो याददाश्त होती है वो कहां से होती है? तो याददाश्त होती है प्रमस्तिष्क से। कहां से होती है? याददाश्त होती है प्रमस्तिष्क से, जिसे हम कहते हैं सेरिब्रम। क्या कहते हैं? सेरिब्रम कहते हैं। ओके, क्या बोलते हैं इसे हम? सेरिब्रम कहते हैं। सेरिब्रम क्या है? आपके सोचने, समझने, निर्णय लेने, याददाश्त सभी का केंद्र होता है, और यहीं से हमारी ऐच्छिक क्रियाएं भी क्या होती हैं? कंट्रोल होती है। तो यहां पे क्या है ऑप्शन आपका? प्रमस्तिष्क। क्या आपका क्वेश्चन है? अरे सॉरी, क्या आंसर है? प्रमस्तिष्क। ठीक है, बाकी मेड्यूला देख लीजिएगा। तो मेड्यूला करता है, मेड्यूला आपके पश्च मस्तिष्क का भाग होता है। कहां होता है? पश्च मस्तिष्क में होता है, जो आपके रीढ़ की हड्डी का निर्माण करता है। साथ ही साथ ये सभी अनैच्छिक क्रियाओं जैसे कि श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, इन सबको रेगुलेट करता है, इन सबकी कार्यकी के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, डायनसिफेलान को देखा जाए अगर, तो डायनसिफेलान अग्र मस्तिष्क का पश्च भाग है। क्या है? अग्र मस्तिष्क का पश्च भाग है। इसके 2 भाग होते हैं, एक है आपका थैलमस और एक आपका क्या है? हाइपोथैलमस। ओके, हाइपोथैलमस। तो थैलमस और हाइपोथैलमस 2 पार्ट है किसके? आपके डायनसिफेलान के। ओके, थैलमस क्या करता है? थैलमस आपकी त्वचा, जीभ, इन सब पे कार्य करता है। जैसे सेंसरी आर्गन है ना हमारे, सेंसरी आर्गन कौन कौन से होते हैं? संवेदी जो अंग होते हैं कौन कौन से होते हैं? आंख है, कान है, नाक है, त्वचा है, ये सब होते हैं। तो ये थैलमस ये करता क्या है? आपकी ठंडी, गर्मी, दर्द और स्पर्श के लिए जिम्मेदार होता है। हाइपोथैलमस जो होता है, ये सभी प्रकार की जो इमोशंस होती हैं उनके लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो यहां पे आपका मेड्यूला पश्चिम मस्तिष्क का भाग है, प्रमस्तिष्क आपका यही आंसर है, प्रमस्तिष्क, डायनसिफेलान, और एक बचा है और कौन सा? अनुमस्तिष्क, जिसे हम कहते हैं सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या है? तो सेरिबेलम आपके पश्चिम मस्तिष्क का एक भाग है, जो आपकी मांसपेशियों की गति के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, किसके लिए जिम्मेदार होता है? मांसपेशियों की गति के लिए जिम्मेदार होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए। कह रहा न्यूरॉन्स के कोशिकाओं की संख्या सबसे अधिक किसमें होती है? न्यूरॉन्स के कोशिकाओं की संख्या मतलब जो नर्व सेल होती हैं सबसे ज्यादा कहां होती हैं? तो देखिए यहां पे तंत्रिकाएं, ये तो नर्व्स होती हैं, नर्व्स। तंत्रिकाएं क्या है? नर्व्स होती हैं, तो ये तो होगा नहीं। रेटिना ये तो आंख से संबंधित है। जीभ आपके मुख गुहा में होती है। तो यहां पे आंसर क्या होगा कि जो न्यूरॉन्स होती है वो सबसे अधिक कहां होती है? मस्तिष्क में होती है। न्यूरॉन्स क्या है? नर्वस सिस्टम की क्या होता है? न्यूरॉन्स जो है नर्वस सिस्टम की इकाई होता है। क्या होता है? इकाई होता है। न्यूरॉन्स क्या है? नर्वस सिस्टम की इकाई होता है। क्लियर है? न्यूरॉन्स नर्वस सिस्टम की इकाई होता है। ठीक है, क्लियर? चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका ऊतक का कार्य है, तंत्रिका ऊतक का कार्य है, ध्यान दीजिएगा, तंत्रिका ऊतक का कार्य है संवेदनशीलता, प्रतिक्रियाशीलता, उत्तेजनशीलता और संकुचन। तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या होता है? संवेदनशीलता होती है कि प्रतिक्रियाशीलता होता है कि उत्तेजनशीलता होती है कि संकुचन होता है। ठीक है, ओके। तो यहां पे देख लो क्वेश्चन फटाफट आओ, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो देखो, जो नर्व टिश्यू होते हैं वो करते क्या है? नर्व टिश्यू आपके शरीर में करते क्या है? संवेदनशीलता करते हैं कि प्रतिक्रियाशीलता करते हैं कि उत्तेजनशीलता करते हैं या संकुचनशीलता करते हैं? देखो, संकुचन तो होगा नहीं, उत्तेजनशीलता होगी नहीं, यहां पे क्या होगा? नर्व टिश्यू करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिक्रिया करते हैं। ओके, क्या करते हैं? यहां पे प्रतिक्रिया करते हैं, यानी रिप्लाई करते हैं नर्व टिश्यू। ठीक है, क्या करते हैं? रिप्लाई करते हैं। ठीक, चलो, हृदय के स्पंदन की दर का नियंत्रक है, हृदय के स्पंदन की दर का नियंत्रक है, मतलब जो हार्ट जो बीटिंग होती है, हृदय की जो धड़कन चलती है, उसका नियंत्रक कौन है? वेगस तंत्रिका, ग्लोसोफेरिंजियल तंत्रिका, स्वायत्त तंत्रिका, या इनमें से कोई नहीं। अब देखो, आपके मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, CNS, PNS और ANS। ठीक है, CNS, PNS और ANS। CNS क्या होता है? यह आपका केंद्रीय भाग है। क्या है ये? आपका केंद्रीय भाग है। और जो PNS है ये परिधीय भाग है, और जो ANS है वो क्या है? स्वायत्त भाग है। स्वायत्त यानी क्या होता है? ये स्वतंत्र होता है। ठीक, तो यहां पे देख लो कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसमें आपका मस्तिष्क और मेरुरज्जु यानी तंत्रिका आपकी रीढ़ की हड्डी आती है, ये क्या आपका सेंट्रल पार्ट है। ठीक है, आपका सेंट्रल पार्ट है। और जो पेरीफेरल पार्ट है, ये क्या करता है? पेरीफेरल, ये आपके मस्तिष्क को शरीर के अन्य अंगों से जोड़ता है। और यहां पर देखा जाए तो 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं, 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं, और 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं होती हैं। 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं और 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं होती हैं। ठीक है, मेरु तंत्रिकाएं होती हैं। अब जो ये 12 जोड़ी होती हैं ये आपके मस्तिष्क से निकली होती हैं, और जो 31 जोड़ी होती हैं ये आपके रीढ़ की हड्डी से निकली होती हैं। तो यहां पर देखिए, जो आपकी हृदय गति का नियंत्रण करेगा कौन करेगा? हृदय गति का नियंत्रण कौन करेगा? आपका स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब आप कहेंगे सर ये क्या है? तो जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है, ये वह तंत्र है जो मस्तिष्क के अधीन तो रहता है, मस्तिष्क से जुड़ी हुई तंत्रिका है, लेकिन क्या करता है? ये आपकी सभी शारीरिक क्रियाओं को एक गति या एक लय प्रदान करता है। और जो स्वायत्त वाला भाग है, तो इसके 2 पार्ट होते हैं। पहला आपका है अनुकंपी, क्लियर है? अनुकंपी, और दूसरा क्या है? परानुकंपी। ठीक है, अनुकंपी और परानुकंपी। ओके, अनुकंपी जो होता है वो हृदय गति को बढ़ाता है, परानुकंपी जो होता है वो हृदय गति को कम करता है। सपोज अब ये क्या है? आप सामान्य है, आपकी हृदय गति कितनी है? 72 से 75 है पर मिनट है। आपने दौड़ना शुरू किया तो आपकी हृदय गति क्या हो गई आपकी? अब 80, 85, 100, 110, 120, 130 हो गई, तो हृदय गति बढ़ी, तो कौन कार्य करने लगा? अनुकंपी। अब हृदय गति चूंकि अगर 130 पे रह जाएगी, 140 पे रह जाएगी, तो जाहिर सी बात है आपको क्या, उतना रुधिर तो आपको सप्लाई हो नहीं पाएगा, तो हृदय गति कम होना चाहिए ना, तो उसको फिर नॉर्मल 72 पे कौन लाएगा? परानुकंपी लाएगा। क्लियर है? आपकी आहार नाल वाइब्रेट कर रही है, एक बार सिकुड़ रही है, एक बार फैल रही है। तो जो सिकुड़ना फैलना होता है आहार नाल का, जो ब्लड वेसल्स हैं, रुधिर नलिकाएं हैं,
ठीक है। आपका आंखें की पलकें हैं, झुकती हैं फिर उठती हैं, ये सब तमाम क्रियाएं हैं। तो ये कौन करता है? आपका अनुकंपी और परानुकंपी। क्लियर? तो यहां पे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र आपका उत्तर हो जाएगा। और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र एक ऐसी तंत्रिका तंत्र है जो आपकी सभी शारीरिक क्रियाओं को एक गति प्रदान करता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। रतौंधी किस कारण होती है, पूछ रहा है। रतौंधी किस कारण होती है? मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, संकुल खराबी या रोडोप्सिन कमी? रतौंधी क्यों होती है? देखो, मायोपिया क्या है आपका? मायोपिया क्या है आपका? निकट दृष्टि दोष है। हाइपरमेट्रोपिया क्या है आपका? दूर दृष्टि दोष है। संकुल खराबी क्या है? अब जानो कि संकु क्या होता है। रोडोप्सिन क्या है? रोडोप्सिन भी एक पिगमेंट है जो आपकी आंखों में अगर कम हो जाए तो आपको थोड़ा सा दृष्टि से संबंधित समस्या आ सकती है। ठीक है, तो यहां पे आंसर क्या होगा आपका? आंसर सी होगा। कैसे? आपकी आंखों में सलाका होती है यानी रॉड होती है और शंकु होते हैं। शंकु क्या होते हैं? यानी कोन्स होते हैं। ठीक है, रॉड और कोन्स होते हैं। ये करते क्या है? ये आपके आंखों में रंगों का निर्धारण करते हैं और प्रतिबिंब को दिखने में सहायक होते हैं। ठीक है, शंकु और सलाका। क्लियर है? शंकु और सलाका। तो जब आंख की जो शंकुएं हैं यानी कोन्स हैं, जब उनमें खराबी होगी क्या होगा? आपको देखने में समस्या होगी। क्या होगी? आपको देखने में समस्या होगी। तो जो रतौंधी होती है, आपको पता होगा कि रतौंधी का कारण एक और क्या है? विटामिन ए की कमी होती है। विटामिन ए की कमी। अब ए की कमी क्या होगा? जब विटामिन ए की आपके शरीर में कमी होगी तो आपके शंकु क्या होंगे? आपके शंकु खराब होंगे। फल स्वरूप क्या होगा? आपको रतौंधी हो जाएगी। क्लियर है? क्लियर? चलो नेक्स्ट। स्तनियों की त्वचा के नीचे वसा किस रूप में संचित होती है? स्तनियों की त्वचा के नीचे मतलब जो आपके मैमल्स जैसे हम लोग हैं, तो हमारी जो स्किन का लेयर है, इसके नीचे जो वसा का संचय होता है वो किस रूप में होता है? देखो, तो लाइपोप्रोटीन लाइपोप्रोटीन क्या है? लाइपोप्रोटीन मतलब क्या? जो हमारी कोशिका झिल्ली बनी होती है वो किसकी बनी होती है? लिपिड प्लस प्रोटीन की। किसकी बनी होती है? लिपिड प्लस प्रोटीन की। और इसी लिपिड और प्रोटीन क्या बोलते हैं? लाइपोप्रोटीन कहते हैं। ठीक है, स्यूकस स्तर भी नहीं होगा। लिम्फी ऊतक। लिम्फ कहां होते हैं? लिम्फ तो आपके ब्लड का पार्ट है ना। रुधिर और लसिका। लिम्फ मतलब क्या होता है? लसिका होती है। ठीक है, तो आपके त्वचा के नीचे जो ऊतक होता है वो कौन सा होता है? एपिडॉज नहीं है, वो एडीपॉज है। कौन सा है भैया? एडीपॉज टिश्यू है। और एडीपॉज टिश्यू करता क्या है? एडीपॉज टिश्यू तो ठीक है, एडीपॉज टिश्यू करता क्या है? तो एडीपॉज टिश्यू जो है त्वचा के नीचे संचित होता है और यही एडीपॉज टिश्यू ही है जो आपको ठंडियों से क्या करता है? आपकी रक्षा करता है। ठीक है, अब देखिए जो ठंडियों में देखते हैं ना, क्या महिलाओं में जो वसा का संचय होता है वो कहां होता है? थाइज में होता है और साइड के फैट में होता है। लेकिन पुरुषों में वसा कहां होती है? केवल और केवल साइड के मतलब पेट जो होता है आपका, स्टमक जो पेट आपका चर्बी है यहां पे पूरी इकट्ठी होती है। ठीक है, इसलिए देखते हैं कि महिलाओं में जो कमर का निचला हिस्सा होता है वहां और जो जांघ होती है वो क्या होती है? पुरुषों की अपेक्षा हल्की सी हेल्दी होती है। गर्म है। ठीक है, पुरुषों की अपेक्षा क्या होती है? हल्की सी हेल्दी होती है। इसीलिए क्या है? ये करता क्या? एडीपॉज टिश्यू ये आपके तापमान का नियंत्रण करता है, अर्थात आपको ठंडी से बचाता है। तो त्वचा के नीचे का जो वसा है किस रूप में संचित होगी? आपके एडीपॉज टिश्यू में होगी। क्लियर है? चलो, नेत्र में प्रकाश का नियंत्रण करने वाला भाग है।
अब देखो, जो नेत्र में प्रकाश का नियंत्रण होता है वो कौन करता है? नेत्र में प्रकाश का नियंत्रण कौन करता है? ये देखो आपका पुतली, आइरिस, अंधबिंदु या स्क्लेरोटिक। फटाफट बताओ इसको, जल्दी बताओ इसको फटाफट। देखो, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? यहां पे आपका आंसर क्या जाएगा? पुतली हो जाएगी। देखो पुतली करती क्या है? यहां की पुतली है पूरी, जो काला वाला भाग है वो क्या है? वो तो नहीं, जो पूरा पुतली क्या करती है? पुतली आपके प्रकाश का नियंत्रण करती, मतलब पुतली प्रकाश को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, अब देखो चूंकि मनुष्य का जो शरीर होता है उसकी अपेक्षा आंखें क्या है? बहुत ही कम भाग घेरती हैं। आप उल्लू को देख लीजिए, उल्लू के शरीर के मतलब क्या आंखें बड़ी होती हैं, तो उल्लू की जो पुतली होती है क्या करती है? उल्लू की पुतली अधिक प्रकाश का अवशोषण कर लेती है, इसीलिए क्या होता है? वो दिन में नहीं देख पाता। ठीक है, हमारी क्या है? पुतली प्रकाश का अवशोषण बहुत ज्यादा नहीं करती। ओके, तो प्रकाश का नियंत्रण कौन करेगा? आपकी पुतली करेगी। कौन करेगी? पुतली। ठीक है, क्लियर है? और आइरिस क्या है? हम जो नेत्र दान करते हैं, नेत्र दान, तो उसमें क्या करते हैं? आइरिस को दान करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बाल, नाखून तथा त्वचा में कौन सी प्रोटीन होती है? कैरोटीन होती है, ठीक है, ऑक्सिन होती है, ग्लोबिन होती है या ग्लूटेमीन होती है? देखो ये ऑप्सिन नहीं है, ये आपका ऑक्सिन है। खैर वो ऑप्शन होना भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सिन, और ये कैरोटीन नहीं है, ये क्या है? किरेटिन है। क्या है ये? किरेटिन। आप लोग थोड़ा नोट कर लीजिएगा अच्छे से उसको, किरेटिन। ठीक है, किरेटिन। ओके, तो यहां पे आप जो पुतली वाला अरे आपका जो क्वेश्चन ये वाला है कि बाल, नाखून में कौन सी प्रोटीन होती है, तो किरेटिन होती है कि ऑक्सिन होती है कि ग्लोबिन होती है कि ग्लूटामीन होती है? ओके, कौन सी होती है? देख लो फटाफट इसको। तो यहां पे आप ध्यान दो कि बाल, नाखून, त्वचा में केराटिन प्रोटीन होती है। कौन सी होती है? केराटिन प्रोटीन होती है। अब जो केराटिन प्रोटीन है ये कैसी होती है? तो ये एक मृत प्रोटीन होती है। क्या होती है? ये एक मृत प्रोटीन होती है। ठीक है, इसीलिए देखते होंगे बाल काटते समय, नाखून काटते समय ये सब क्या होता है? दर्द का अनुभव नहीं होता है। इसके अलावा जो पशुओं में सींग का जो खोल होता है, खुर का जो खोल होता है, वो किसका बना होता है? तो वो भी केराटिन प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? केराटिन प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, तो यहां पे ध्यान दो आप लोग कि ये क्या होगा आपका? प्रोटीन कौन सा होगा? केराटिन। अब दूसरा क्या है? ऑक्सिन है। तो ऑक्सिन जो है पौधों में पाया जाने वाला हार्मोन है। ग्लोबिन क्या है? ये रुधिर की प्रोटीन है। ग्लूटेमिन क्या है? ये भी आपके शरीर में पाई वाली प्रोटीन है, ग्लूटेमिन। ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। मनुष्य का सामान्य तापमान कितने डिग्री सेंटीग्रेड होता है? 32, 30, 36 या 39? बत्तीस, 30, 36 या 39? तो यहां पे सब जानते हैं कि जो मनुष्य का जो तापमान होता है कितना होता है? 36 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग। कितना होता है? 36 डिग्री सेंटीग्रेड। और कितना होता है? लगभग 98, ये भी तो आपने पढ़ा होगा ना, 98 फ़ारेनहाइट। 98 फ़ारेनहाइट। ठीक है, क्लियर? तो ये क्या है आपका? 36 डिग्री सेल्सियस होता है मनुष्य का तापमान।
अश्रु यानी क्या, आंसू, तो अश्रु या इसे क्या बोलते हैं, लैक्रामाइल बोलते हैं। ठीक है, लैक्राइमल ग्रंथियां मनुष्य में कब सक्रिय होती हैं, जन्म के लगभग 1 साल बाद, जन्म के 2 महीने बाद, जन्म के 4 महीने बाद, या जन्म के 2 साल बाद। बताइए, जो आंसू वाली ग्रंथियां होती हैं जिन्हें हम लैक्राइमल ग्रंथियां कहते हैं, वो हमारे में कब सक्रिय हो जाती हैं, कब सक्रिय होती है माने कब एक्टिव होती हैं। ठीक है, लगभग वर्ष भर बाद, महीने, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, या 2 साल के बाद। ठीक है, फटाफट इसको देख लो भैया आप लोग। मिला आपको आंसर, नहीं मिला, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, क्या पूछ रहा है वो। देखो, अगर जन्म से लगभग वर्ष भर बाद होंगी तो बच्चा मतलब बच्चा 1 साल बाद रोएगा। ठीक है, क्या होती है ये, जन्म के 4 महीने बाद जो है हमारी अश्रु ग्रंथियां क्या होती हैं, एक्टिव होती हैं, और बच्चा जब रोता है तो उसके आंसू निकलने लगते हैं। कभी आप गौर कीजिएगा, देखेंगे बच्चों को तो लगभग जन्म से लगभग 3.5 से 4 महीने के दौरान ही क्या होती हैं, ये एक्टिव होती हैं। ठीक है, कौन सी ग्रंथियां होती हैं, लैक्राइमल। कहां से जुड़ी होती हैं ये, आप जानते हो नहीं, ये आपके मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं। किससे जुड़ी होती हैं, आपके मस्तिष्क से। आपके मस्तिष्क से 12 जोड़ी तंत्रिकाएं जुड़ी होती हैं, जो आपके आंखों से, आपके कानों से, आपके मुख गुहा से यानी जबड़ों से, नाक से, इन सब से जुड़ी होती है। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो उनमें 12 जोड़ी क्या होती हैं, आपके मस्तिष्क से निकल करके आपके खोपड़ी में जुड़ी होती हैं। और ये भी जान लीजिएगा, इन्हीं में से एक कौन सी है, आपके अश्रु या लैक्राइमल ग्रंथियां, और इन्हीं क्या बोलते हैं हम लोग, अश्रु ग्रंथियां कहते हैं। और इन्हीं में से एक और जान लीजिए कि इन्हीं तब 12 जोड़ी में से 5वें नंबर की, 7वें नंबर की और 9वें नंबर की जो होती है, वो आपके जीभ के स्वाद के लिए जिम्मेदार होती हैं। हम कहते हैं ना कि मीठा लग रहा है, खट्टा लग रहा है, नमकीन लग रहा है, जो भी हो, तीखा लग रहा है, तो ये कौन करता है, 5वें नंबर की, 7वें नंबर की और 9वें नंबर की। लेकिन जो लास्ट वाली है 12वें नंबर की, वो क्या करती है, आपके जीभ की गति के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। हम लोग जीभ निकालते हैं ना, जीभ को जीभ लपलपाना, तो क्या होता है, वो 12वें नंबर की तंत्रिका से होता है। क्लियर है, तो ये आपकी 12 जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं जो मस्तिष्क से निकलती हैं, और इनमें से आपको कौन सा है, लैक्राइमल। ठीक है, चलो अब देखते हैं, सलाका पूछ रहा है, सलाकाओं यानी रॉड्स में कौन सी पिगमेंट पाई जाती है, किरेटिन होती है, कि रेटिनिन होती है, कि मिलानिन या फोटोसिन। तो आपके जो सलाकाओं से निकलती है, किरेटिन तो होगी नहीं, किरेटिन तो त्वचा में, आंख में, बाल में, सब में होती है। मिलेनिन होगा नहीं। मिलेनिन क्या है, मिलेनिन तो आपके पीनियल बॉडी से निकलता है ना भाई। अरे भाई, आपके मस्तिष्क में ग्रंथि होती है पीनियल बॉडी, उससे निकलता है मिलेनिन। और उस मिलेनिन में एक हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन का नाम है मिलेटोनिन। उस मिलेटोनिन हार्मोन में कौन सी ग्रंथि, कौन सा प्रोटीन है, आपका मिलेनिन। ये करता क्या है, ये आपके त्वचा का, आपकी आंखों का, आपके बालों का रंग निर्धारित करता है। ठीक है, फोटोसिन, ये फोटोसिन भी नहीं होगा, तो यहां पे क्या होगा आपका, रेटिनिन। क्यों रेटिनिन होगा, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपकी रेटिना के लिए। किसके लिए, आपकी रेटिना के लिए। क्लियर है, रेटिना के लिए। ठीक है,
तो यहां पे शलाकाओं में रेटिनिन नामक पिगमेंट पाया जाएगा। नाक से रुधिर का बहना कहलाता है, नाक से रुधिर का बहना कहलाता है हेमरेज, हीमोफीलिया, हीमोस्टेसिस या एपिटैक्सिस? बताओ फटाफट। देखो यहां पे जो आपका होमोस्टैटिस है, ये क्या है? होमोस्टैसिस, ये आपके शरीर में जब संतुलन बनता है यानी समस्थैतिकता है, समस्थैतिकता, ठीक है। आपके शरीर में संतुलन कौन बनाएगा? आपका ब्रेन बनाएगा, तो इसकी क्या बोलेंगे? इसे समस्थैतिकता यानी हीमोस्टैसिस। हीमोफीलिया क्या है? जब आपके शरीर से रुधिर का बहना बंद न हो। अरे भाई, आपके शरीर से ब्लड बह रहा है और वो ब्लड का क्या, ब्लड का बहना बंद ही ना हो, तो क्या हो जाएगा? आपको हीमोफीलिया हो जाएगा। हीमरेज क्या है? हीमरेज वह अवस्था है जिसमें मस्तिष्क के भीतर रुधिर नलिकाएं फट जाती है या कहीं रुधिर का थक्का जम जाता है, उसे हेमरेज बोलते हैं। तो यहां पे क्या आंसर आपका हो जाएगा? एपिटैक्सिस। इसे क्या बोलते हैं? एपिटैक्सिस को बोलते हैं नोज ब्लीडिंग। क्या बोलते हैं? नोज ब्लीडिंग, नाक से रुधिर का बहना, नाक से रुधिर का बहना, ठीक है। चलो, कह रहा है मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण है सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, अमोनिया या यूरिया। मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण है सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, अमोनिया या यूरिया? बताओ फटाफट। देखो, यूरिया तो मूत्रालय के पास भाई नहीं, यूरिया तो हमारे यूरिन पाई जाती है, वो निकलती भले है, ध्यान दीजिएगा, यूरिया यूरिन से सिक्रीट होती है, लेकिन जो हवा के जो जीवाणु होते हैं वो क्या करते हैं? वो तुरंत जो है इस NH2 का ट्वाइस CO क्या करते हैं? इसे तुरंत इसमें क्या करते हैं? तुरंत इसमें से अमोनिया का विघटन कर देते हैं। क्या करते हैं? अमोनिया का विघटन कर देते हैं। और अमोनिया जो है बिल्कुल तीखी गंध वाली गैस है, तो जो मूत्रालयों के पास जो नाक जो गंध आती है किसकी आती है? अमोनिया की आती है। क्लियर है? चलो, स्तनपाइयों में, मतलब यहां पे क्या, स्तनपाइयों यानी मैमल्स में, स्तनधारियों में जो श्वेत ग्रंथियां होती हैं उनका संबंध किससे होता है? अतिरिक्त लवणों को निकलने से, नाइट्रोजनी अपशिष्टों के उत्सर्जन से, ताप नियंत्रण से या यौन आकर्षण से? जल्दी बताओ फटाफट इसको, ठीक है, जल्दी बताओ। चलो इसको देखते हैं हम लोग। देखो, यौन आकर्षण तो इसमें कोई मतलब यहां पे इसका कोई संबंध ही नहीं है। ताप नियमन है। अब देखो, ताप नियमन क्या है? आपके शरीर का टेम्परेचर बैलेंस करना। तो जो पसीना निकलता है हमारे शरीर से, अब देखो ये श्वेत ग्रंथियां हैं क्या? श्वेत ग्रंथियां वे ग्रंथियां हैं जो हमारे शरीर से पसीने को सेक्रीट करती हैं, ठीक है, पसीने का स्रावण करती है। क्या करती है श्वेत ग्रंथियां? आपके शरीर से पसीने का स्रावण करती हैं, जिससे आपके शरीर की यूरिया निकल जाती है। क्लियर है? यूरिया के रूप में निकलती है, ठीक है। तो यहां पे क्या आंसर आपका होगा? ताप नियमन से। अब नाइट्रोजनी अपशिष्ट के उत्सर्जन से क्या होगा?
तो जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट है वो किससे निकलते हैं? आपके किडनी के द्वारा। किसके द्वारा? किडनी के द्वारा। और किसके रूप में? तो यूरिन के रूप में। किसके रूप में? यूरिन के रूप में। तो मेन जो है यूरिया कहां से निकलती है? आपके मूत्र के रूप में निकलती है। और अतिरिक्त लवणों के निकलने से ये भी नहीं होगा, तो आपकी जो श्वेत ग्रंथियां क्या करती हैं? श्वेत ग्रंथियां वो आपके शरीर से पसीने का श्रावण करके आपके शरीर का टेम्परेचर मेंटेन करती हैं। क्लियर है? चलो आगे बढ़ा जाए। ठीक है, एनोस्मिया कहते हैं। एनोस्मिया क्या है ये ध्यान पर। एनोस्मिया, एनोस्मिया कहते हैं स्वाद संवेदना कमी को। प्राण संवेदना, प्राण यहां पे नहीं होगा यार, प्राण नहीं होगा, यहां पे घ्राण होगा। घ्राण मतलब क्या होता है? जो आपके सूंघने की क्षमता होती है। तो घ्राण संवेदना की कमी को, स्पर्श संवेदना की कमी को और उष्मा संवेदना की कमी को। क्या होता है? स्वाद संवेदना की कमी, स्पर्श संवेदना की कमी, घ्राण संवेदना की कमी या उष्मा संवेदना। तो यहां पे क्या आपका आंसर हो जाएगा? घ्राण संवेदना। यानी अगर आपके सूंघने की जो क्षमता होती है, ठीक है, तो उसमें जो कमी आती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे हम एनोस्मिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे एनोस्मिया कहते हैं। क्लियर है? चलो, शरीर में उपस्थित समन्वयन तंत्र है। शरीर में उपस्थित समन्वयन तंत्र है। रुधिर परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका अंतःस्रावी तंत्र, केवल अंतःस्रावी तंत्र या केवल तंत्रिका तंत्र। आपके शरीर में समन्वयन कौन करता है, यानी बैलेंस कौन करता है, ये देखना है हमें। तो यहां पे देखिए, ध्यान देने वाली बात है कि जो आपका समन्वयन तंत्र है, यानी जो रुधिर परिसंचरण तंत्र है, तो रुधिर परिसंचरण तंत्र क्या है? ये तो हृदय से ये तो हृदय का काम है, हार्ट का। ये क्या है आपका? हार्ट का काम है। हार्ट करता क्या है? आपके शरीर में रुधिर के द्वारा ऑक्सीजन को भेजता है और कार्बन डाइऑक्साइड को मंगा लेता है। लेकिन जो तंत्रिका तंत्र है, ये आपके शरीर में क्या करता है? एक बैलेंस स्थापित करता है। और उसमें सहायक कौन होता है? अंतःस्रावी तंत्र होता है। अब ये सहायक कैसे हो जाएगा? ये हार्मोन को रिलीज करता है। और हार्मोन क्या करते हैं? हमारे शारीरिक वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका? तंत्रिका तंत्र। वैसे अगर ऑप्शन ये भी सही है, लेकिन अगर हार्मोन, ये अंतःस्रावी तंत्र अगर नहीं दिया होता तो क्या होता? यही होता। लेकिन यहाँ पे तंत्रिका और अंतःस्रावी, अब देखो तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कैसे? जो तंत्रिका तंत्र है वो आपके शरीर में सभी क्रियाओं को रेगुलेट करता है, और हार्मोन जो अंतःस्रावी तंत्र है वो मस्तिष्क के ही आदेश पर, मस्तिष्क के ही इशारे पर क्या करते हैं? कुछ ऐसे पदार्थ रिलीज करते हैं जो आपके शारीरिक वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं। क्लियर है? तो यहां पे क्या जाएगा आपका आंसर? तंत्रिका एवं अंतःस्रावी तंत्र, नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। क्लियर? चलो, अब यहां पे कह रहा है अंग जिससे वृद्धि हार्मोन बनता है। वृद्धि हार्मोन आपको देखना है। क्या देखना है? वृद्धि हार्मोन, पीयूष ग्रंथि, हड्डी, थायराइड या एड्रीनल? बताओ फटाफट। अब यहां पे अंग कह रहा है जिससे ग्रंथि, जिससे क्या बनता है? जिससे हार्मोन बनता है। हार्मोन है क्या? हार्मोन ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो आपकी शारीरिक वृद्धि और विकास, लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक होते हैं। और ये कहां से निकलते हैं? आपके शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। अंतःस्रावी, आपके शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, जिससे क्या निकलता है? हार्मोन निकलता है। और हार्मोन का मतलब क्या होता है? हार्मेन होता है। हार्मोन का मतलब क्या है? हार्मेन है। और इस हार्मेन का मतलब क्या होता है? टू स्टिमुलेट,
टू स्टिमुलेट है और इसका मतलब होता है उत्तेजना। क्या होती है? उत्तेजना यानी एक्साइटमेंट। तो हार्मोन करते क्या है? हमारे शरीर में उत्तेजना पैदा करते हैं, एक्साइटमेंट पैदा करते हैं और हमारे शरीर के अंगों का, शरीर के अन्य भागों का विकास करते हैं। क्लियर है? जैसे बच्चे बड़े होते हैं, उनमें दाढ़ी मूछ बाल आ जाती है, आवाज भारी जाती है, महिलाओं में युवावस्था आती है। तो बाल्यावस्था से युवावस्था का आना क्या है? हार्मोन के ही कारण होता है। किसके कारण होता है? हार्मोन के कारण। तो यहां पर देखिए, हड्डी से तो कोई हार्मोन नहीं निकलेगा, थायराइड से निकलेगा हार्मोन, एड्रिनल से निकलेगा हार्मोन, लेकिन यहाँ पे हार्मोन क्या पूछ रहा है? वृद्धि हार्मोन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपका? वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन का मतलब होता है ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन क्या होता है ये जानो पहले। ग्रोथ हार्मोन वह हार्मोन है जो आपके लंबाई चौड़ाई में वृद्धि करता है, यानी आपको मस्कुलर बनाता है। ठीक है, अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाएगी तो आप बौने हो जाएंगे, और अगर ग्रोथ हार्मोन की अधिकता हो जाएगी तो आप कैसे जाएंगे? बिल्कुल भीमकाय। क्या हो जाएंगे? भीमकाय हो जाएंगे, यानी खली की तरह। खली को देख रहे हैं ना, तो खली की तरह हो जाएंगे। कहने का मतलब जो ग्रोथ हार्मोन है यह आपकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में वृद्धि करता है, और जो ग्रोथ हार्मोन है कहां से निकलता है? पीयूष ग्रंथि से निकलता है। कहां से निकलता है? पीयूष ग्रंथि से निकलता है। और पीयूष ग्रंथि कहां होती है? तो पीयूष ग्रंथि जो होती है हमारे मस्तिष्क के, पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क के अग्रभाग में होती है। किसमें होती है? मस्तिष्क के अग्रभाग में। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये लगे हाथ ये भी देख लेते हैं, अगर एक्सप्लेन करें तो इसको भी देख लें। अब थायराइड क्या है? तो थायराइड जो है यह भी क्या है? यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्या है ये? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। कहां होती है यह? यह आपके गले के अग्रभाग में, जो श्वास नली है ये, तो श्वास नली के नीचे स्थित होती है। कहां से होती है? ये आपकी श्वास नली हो गई, ठीक है, यही होती है ऐसे एच के आकार की। ठीक है, ठीक है। तो ये श्वास नली यानी गले के अग्रभाग में होती है, और यह थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का स्रावण करती है। क्या करती है यह? थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावण करती है। थायरॉक्सिन क्या है? यह आपके ग्रोथ हार्मोन के साथ मिलकर कार्य करता है। जो आपका वृद्धि हार्मोन है ना, तो वृद्धि हार्मोन के लिए क्या होता है? यह बहुत ही सहायक होता है। अब फिर क्या बचा आपका? एड्रिनल। अब ये क्या है? अब आपकी जो एड्रिनल ग्रंथि है वो कहां होती है ये देख लेते हैं हम। तो एड्रिनल कहां होती है? एड्रिनल जो है वो आपके किडनी के पास टोपी के आकार की होती है। कैसी होती है? टोपी के आकार की, किडनी के ऊपर। और ये क्या करती है? ये आपका एड्रीनैलिन हार्मोन का स्रावण करती है। एड्रीनैलिन, एड्रीनैलिन। एड्रीनैलिन क्या है? यह आपका एक आपातकालीन हार्मोन है, इमरजेंसी हार्मोन है। इसे हम लड़ो या उड़ो हार्मोन कहते हैं। कहने का मतलब लड़ो या उड़ो का क्या मतलब होता है? फाइट और फ्लाइट, फाइट और फ्लाइट। यह ऐसा हार्मोन है जो आपका संकटकालीन स्थितियों में साथ देता है। मतलब जब हम अत्यधिक चिंतित होते हैं, जब अधिक डर जाते हैं, क्रोध में आते हैं, गुस्से में आंखें हमारी बड़ी बड़ी होती है ना, तो ये कौन करता है? आपका एड्रिनल ग्रंथि करती है। कौन करेगा? एड्रिनल हार्मोन करेगा। तो ये हार्मोन कौन सा है? आपातकालीन हार्मोन है। जब हम किसी संकट की स्थिति में रहते हैं तो यह हार्मोन स्रावित होता है और हमारे रुधिर का दाब बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है? जिससे हमारे हार्ट को पर्याप्त मात्रा में रुधिर मिलता रहता है। और यह लड़ो या उड़ो हार्मोन है। लड़ो मतलब क्या है? अर्थात आपको जीने के लिए प्रेरित करेगा, मतलब आपको लाइफ से बिल्कुल मैच करता रहेगा ये। और अगर नहीं कर पाया तो आप तो खत्म हो गए ना, आपकी मृत्यु जाएगी। तो इसे क्या बोलते हैं? लड़ो या उड़ो हार्मोन कहते हैं। ठीक है। और एक बात और नोट कर लीजिएगा कि यह ऐसा हार्मोन है जो आपके रोंगटे खड़े कर देता है। कभी कहते हैं ना कि रोंगटे खड़े हो गए, तो यह रोंगटे खड़े कर देने वाला हार्मोन भी है। ठीक है। तो यहां पर पीयूष ग्रंथि ग्रोथ हार्मोन, थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन, एड्रिनल एड्रीनैलिन हार्मोन। क्लियर है बाबू? चलो
रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने को बोलते हैं। देखो, रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना, रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना, अब ये क्या कहता है? हाइपोग्लाइसीमिया, यहां पे हाइपो है, हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लाइकोलाइसीमिया, अच्छा सॉरी ग्लाइकोलाइसिस, हाइपरग्लाइसीमिया या ग्लाइकोसूरिया। अब देखो यहां पर देखो हाइपर लिखा है, हाइपर, हाई कहते हैं ना, हाइपर क्यों हो रहे हो? हाइपर का मतलब क्या होता है? अधिक होता है, और जो हाइपो है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब कम होता है। तो यहां पे क्या दिया गया? बढ़ना दिया गया है ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा? हाइपरग्लाइसीमिया, यानी रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा अगर बढ़ने लगती है उसे क्या कहते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया, यानी रुधिर में शर्करा की मात्रा का बढ़ जाना। और हाइपोग्लाइसीमिया क्या है? रुधिर में शर्करा की मात्रा कम हो जाना, ठीक है, रुधिर में शर्करा की मात्रा कम हो जाना, ठीक है। अब ये ग्लाइकोसूरिया क्या है? ग्लाइकोसूरिया, तो जब आपके मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा का उत्सर्जन होने लगे, जब आपके मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा का उत्सर्जन होने लगे उसे क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसूरिया। और ग्लाइकोलाइसिस क्या है? ग्लाइकोलाइसिस, जब रुधिर में अतिरिक्त शर्करा की मात्रा को, ध्यान दीजिएगा, जब रुधिर में शर्करा की जो मात्रा बढ़ जाती है तो उसको लीवर क्या करता है? उसको लीवर ग्लाइकोजन के रूप में सेव कर लेता है, ग्लाइकोजन के रूप में उसको सेव करता है, ठीक, ताकि वो फिर से हमें भविष्य में काम आ जाए। क्लियर है? जैसे देखिए, हम कभी कभी देखते हैं कि हम कभी ऐसी जगह रहते हैं जहां पे हम फूड या भोजन की हमें मतलब उपलब्धता नहीं होती है, तो हम कहते हैं यार भूख लगी है, खाना कहां से खाया जाए। अब तो आप नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? नहीं मिलेगा तो भाई चुपचाप आदमी मन मार के बैठेगा ना। तो क्या होता है? आप देखते हैं कुछ देर के बाद आपकी भूख क्या होती है? समाप्त हो जाती है। क्यों समाप्त होती है? क्योंकि जब आमाशय कंटिन्यू क्रमाकुंचन करेगा कि भैया हमको खाना चाहिए, खाना चाहिए, तो क्या करता है? मस्तिष्क आदेश देता है कि भैया चलो खाना ले लो, लेकिन खाना तो है ही नहीं ना। तो क्या करता है? तुरंत अग्नाशय से एक हार्मोन निकलता है, ग्लूकागॉन। वो कहता क्या है? वो आपके लीवर को मैसेज करता है कि बेटा जो खाना तुम्हारे पास रखा हुआ है ग्लाइकोजन के रूप में, उसको जरा वापस दे दो, हमको भूख लगी है। तो लीवर करता क्या है? उस ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और हमारे शरीर को कोशिकाओं में छोड़ देता है। तो हम क्या कहते हैं? भैया चलो हमारी भूख मर गई है। भूख नहीं मरती है, वो क्या होता है? हमारी कोशिकाओं को एनर्जी मिल जाती है थोड़ी देर के लिए, ऐसा नहीं कि एकदम परफेक्ट है, वो थोड़ी देर के लिए होता है, ठीक। हमारा लीवर जो है इतना फूड सेव करता है कि हम 12 घंटे तक ना खाएं तो चल जाएंगे, ठीक है, मतलब आराम से, हमको दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक। तो यहां पे क्या होता है कि जब लीवर रुधिर की जो अतिरिक्त ग्लूकोज की मात्रा है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है तो उसे ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। क्लियर है? तो यहां पे हाइपोग्लाइसीमिया, रुधिर में शर्करा की मात्रा का कम होना, ग्लाइकोलिसिस, यकृत द्वारा रुधिर की एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके सेव करना, हाइपरग्लाइसीमिया, रुधिर में शर्करा की मात्रा बढ़ जाना, और ग्लाइकोसूरिया, आपके यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा का उत्सर्जित होना। क्लियर है बच्चों? समझ आ रहा है बढ़िया से ना? चलो, रासायनिक रूप में इंसुलिन होता है। रासायनिक रूप में इंसुलिन क्या है भाई, ये बताओ। चलो, प्रोटीन है कि स्टेरॉयड है कि कार्बोहाइड्रेट है कि वसा है? देखो, हार्मोन तो स्टेरॉयड होते हैं, लेकिन रासायनिक रूप से क्या हार्मोन क्या होते हैं? रासायनिक पदार्थ होते हैं। तो यहां पे कार्बोहाइड्रेट तो होगा नहीं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट तो ऊर्जा देता है, वसा होगा नहीं, वसा भी ऊर्जा देती है ठोस रूप में। तो यहां पे क्या होगा? एक प्रोटीन होगा। इंसुलिन क्या होगा? एक प्रोटीन होगा। चलो, संकटावस्था में जीवन रक्षी हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? देखो यहां पर दिया है ना, जीवन रक्षक हार्मोन। मैंने बोला था भी आपातकालीन हार्मोन, आपातकालीन हार्मोन, लड़ो या उड़ो हार्मोन। तो यहां पे क्या है? किस ग्रंथि से, यहां पे ग्रंथि का नाम पूछा है आपसे, तो किस ग्रंथि से होता है? अधिवृक्क से,
पिट्यूटरी से, थायराइड से, इन सब से, ये क्या है? अधिवृक्क, यही आपका क्या है? एड्रेनल। ठीक, पीयूष यानी पिट्यूटरी यानी क्या होता है? पीयूष ग्रंथि। ठीक है, तो यहां पे देखिए आपकी किडनी के ऊपर एक टोपीनुमा ग्रंथि होती है। कौन सी होती है? एड्रेनल होती है। कौन सी होती है? एड्रेनल। तो उसी ग्रंथि से क्या होता है? एड्रीनैलिन निकलता है, जो आपके जीवन रक्षक हार्मोन होता है। क्या होता है? वो जीवन रक्षक हार्मोन है, और उसे हम लड़ो या उड़ो हार्मोन कहते हैं, या उसे हम 3F हार्मोन भी कहते हैं। 3F मतलब क्या होता है? फियर, फाइट या फ्लाइट। ठीक है, फियर, फाइट, फ्लाइट। ओके, चलो अब आपको जो पीयूष ग्रंथि है, इससे तो दूसरे हार्मोन निकलते हैं। ग्रोथ हार्मोन निकलता है, ऑक्सीटोसिन निकलता है जो दूध हार्मोन होता है, थायराइड से थायरॉक्सिन निकलता है। क्लियर है? चलो फिर यहां क्वेश्चन आ गया कि भावावेश चलो भावावेश या संघर्ष या पलायन प्रतिक्रिया के समय इनमें से किसका श्रवण बढ़ जाता है? भावावेश मतलब क्या होता है? भावावेश मतलब आवेश में आना, गुस्से में आना। संघर्ष मतलब क्या? जब आप किसी से स्ट्रगल करते रहे। और पलायन मतलब क्या? जब कुछ छोड़ के भाग जाए। तो यहां पे क्लियर हो गया ना, संघर्ष करेंगे कब करेंगे? संघर्ष जब आप लड़ेंगे। और पलायन कब करेंगे? जब आप भाग जाएंगे। अब तो क्लियर हो ही गया होगा, लड़ो या उड़ो कौन सा हार्मोन? एड्रेनालिन। क्लियर है ना? थायरॉक्सिन तो थायराइड से निकलेगा, ऑक्सीटोसिन क्या निकलेगा? पीयूष से निकलेगा, वैसोप्रेसिन भी क्या निकलेगा? पीयूष से निकलेगा। अब देखो यहां पे ये जो दोनों हार्मोन है सी और डी वाले, ये दोनों कहां से निकलेंगे? ये निकलेंगे आपकी पीयूष ग्रंथि से। कहां से निकलेंगे? आपके पीयूष ग्रंथि से निकलेंगे। और क्या करेंगे? ऑक्सीटोसिन दुग्ध हार्मोन है, ये महिलाओं में अधिक होता है, और ये आपके प्रेम संबंधों को बना के रखता है। मतलब अगर आपका अपने अपनों से, माता पिता से, बहन से, भाई से, पत्नी से, इन सब से जो प्रेम बना हुआ है, तो वो किसके कारण बना हुआ है? ऑक्सीटोसिन का लेवल बना हुआ है। वो जिस दिन ऑक्सीटोसिन का हार्मोन का लेवल खत्म हो जाएगा, आपके रिश्ते भी खत्म हो जाएंगे। यहां पे वैसोप्रेसिन है, ये भी कहां से निकलता है? तो पीयूष ग्रंथि से निकलता है। क्या करता है यह आपके शरीर में जल संतुलन के लिए जिम्मेदार होता है। क्या करता है? जल संतुलन के लिए जिम्मेदार होता है, और इसे मूत्ररोधी हार्मोन कहते हैं, या इसे हम एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन यानी ADH, मूत्ररोधी या एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन कहते हैं। अब आप यहां थायरॉक्सिन जानते हैं, मैंने बताया आपको थायरॉक्सिन क्या है? एक आयोडीन युक्त हार्मोन है। क्या है? आयोडीन युक्त हार्मोन है। अब आयोडीन की कमी हो तो क्या होगा? आपका घेंघा रोग होगा, कॉमन सी बात है। ठीक ना? चलो कितना क्वेश्चन है भी यार? चलो, जिगर में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के संश्लेषण को प्रेरित करने वाला प्रमुख हार्मोन। देखो ध्यान दो यहां पे, जिगर यानी क्या होता है? लीवर होता है। लीवर यानी यकृत। तो कह रहा है यकृत में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के संश्लेषण को प्रेरित करने वाला प्रमुख हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि के द्वारा, पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा, अग्नाशय के द्वारा, या थाइमस के द्वारा? फटाफट देख लो इसको आंसर भैया, इसको देख लो आंसर फटाफट। अब देखो यहां पे पीयूष ग्रंथि आप जानते हो मस्तिष्क में होती है। पैराथायराइड ये कहां होता है? थायराइड यहां होता है, तो कहां होगा पैराथायराइड? थायराइड के ठीक पीछे। कहां? थायराइड के ठीक पीछे क्या होता है? पैराथायराइड। और जो पैराथायराइड है ये ऐसा हार्मोन निकालता है जिसका नाम है पैराथार्मोन। क्या इसका नाम है? पैराथार्मोन। और ये पैराथार्मोन करता क्या है? ये आपके शरीर में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण करता है। आपके शरीर में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण करता है। अब देखो अग्नाशय जो है, तो अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है।
अग्नाशय कैसी है? अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है और यह जो हार्मोन निकालती है उसका नाम है इंसुलिन और ग्लूकागॉन। लेकिन यहां पे क्या पूछा? ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के संश्लेषण को प्रेरित करता है। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के संश्लेषण को प्रेरित करता है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो जो अग्नाशय है वो एक हार्मोन निकालता है इंसुलिन और एक निकालता है ग्लूकागॉन। क्या निकालता है? इंसुलिन और ग्लूकागॉन। तो इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन कोशिकाओं को ग्लूकोज के उपयोग के लिए कहता है, जबकि ग्लूकागॉन क्या करता है? ग्लूकागॉन ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के संश्लेषण को प्रेरित करता है। मतलब यानी अगर आपके रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई है तो जो हार्मोन है आपका ग्लूकागॉन वो क्या करेगा? वो लीवर से कहेगा कि भैया जो बचा हुआ है उसको रख लो, कल को मेरे काम आएगा। तो क्या करता है? यहां पे अग्नाशय से निकलेगा कौन सा हार्मोन? ग्लूकागॉन। क्लियर है? चलो चलो, इनमें कह रहा है कि इनमें कौन सी पूर्ण रूपेण अंतःस्रावी ग्रंथि है? मतलब कौन पूर्ण रूप से अंतःस्रावी ग्रंथि है? यहां पे तिल्ली है। तिल्ली का मतलब क्या होता है? प्लीहा होता है। क्या होता है? प्लीहा होता है। पीयूष ग्रंथि, लसिका ग्रंथि, अग्नाशय। तो अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि है, लसिका जो है रुधिर का भाग है, स्प्लीन जो है आपका एक अंग है, वही स्रावी अंग है। लेकिन पीयूष क्या है? ये पूरी तरह से अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्लियर है? चलो इनमें कौन सा रुधिर दाब का प्रमुख नियंत्रक है? रुधिर दाब का कौन करता है नियंत्रक? ब्लड प्रेशर का नियंत्रण, ब्लड प्रेशर का नियंत्रण कौन करेगा? पीयूष ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, इंसुलिन या अधिवृक्क? बताओ। चलो देखो, यहां पे देखो पीयूष ग्रंथि क्या है? ये तो हार्मोन निकालती है, ग्रोथ हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन। थाइमस क्या है? ये आपकी जो शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है उसका निर्माण करता है। ठीक है, प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करता है। इंसुलिन जानते ही आपके शरीर में क्या करता है? ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण करता है। तो क्या करेगा? एड्रीनल क्या करेगा? एड्रीनल ये क्या करेगा? आपके शरीर में ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करता है। कौन करता है भैया? आपका एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्रंथियां। कह रहा है वैसोप्रेसिन का कार्य है धमनिकाओं को सिकोड़ना, वृक्क नलिकाओं में जल के पुनरावशोषण को बढ़ाना, रक्तदाब को बढ़ाना, या ये सब। तो देखो वैसोप्रेसिन है क्या? वैसोप्रेसिन पीयूष ग्रंथि से निकलता है, हार्मोन है आपका। करता क्या है? आपके शरीर में जल संतुलन करता है। क्या करता है? आपके शरीर में जल संतुलन करता है। तो मतलब क्या है? धमनियों को सिकोड़ेगा, क्लियर सी बात है। रुधिर की जो वृक्क नलिकाएं हैं, यानी जो किडनी क्या है? रीनल आर्टरीज है, उनको क्या करेगा? पुनरावशोषण के लिए बढ़ावा देगा, रुधिर दाब को भी बढ़ाएगा और क्या करेगा? ये सब करेगा। ठीक है, कौन करेगा? वैसोप्रेसिन। इसे हम क्या कहते हैं? एंटी डाईयूरेटिक, ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन यानी मूत्ररोधी हार्मोन। ठीक है, चलो ठीक है। तो आज आपका ये क्वेश्चन का सेशन समाप्त हो गया बच्चों। क्लियर? आज आपका ये क्वेश्चन का सेशन समाप्त हुआ। कल हम फिर मिलेंगे एक नए सेट के साथ, जिसमें हम मानव तंत्र के आपके जो अगले तंत्र हैं, जैसे पाचन हुआ, उत्सर्जन हुआ, श्वसन हुआ, इन सबको भी देखेंगे। ठीक है, तो मानव तंत्र का जो आपका जो चल रही है सीरीज, ये मानव तंत्र में आपके, तो उसमें आज वाला ये जो क्वेश्चंस था सेट, वो समाप्त हो गया आज। और आपको कैसा लगा हमको जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। फिर भी एक आपके फीडबैक की हमें जरूरत होती है, ताकि हम और अपने आप में इंप्रूवमेंट कर सकें। ठीक है, तो चलो इसी के साथ ये सेशन समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।